दोस्तों, मैं हूं सुहेल मज़ारी। आसान बैंकिंग और कारोबार के इस उर्दू वीडियो चैनल में आपको खुश आमदीद। इससे पहले वीडियो के तसलसल में ये हमारी दूसरी वीडियो है जो हाउसिंग फाइनेंस प्रूडेंशियल रेगुलेशन का दूसरा हिस्सा है। इस वीडियो में हम रेगुलेशन नंबर 2 से आखिरी रेगुलेशन जो कि नंबर 11 तक है इसको देखेंगे। अब कुछ बातें इन रेगुलेशन में दोहराई गई हैं, तो फिर हम भी ऐसे ही करेंगे। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। रेगुलेशन नंबर HF2, बैंकों को ये कर्जे जिन मकासद के लिए जारी करने होंगे यहाँ उनकी तफसीलात दी गई हैं। अब जैसे कि पहले से तामीर शुदा घर की खरीदारी, खाली प्लाट पर तामीरात, पहले से मौजूद घर के तज़ीन व आराइश और मुरम्मत और तोसी। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार एक शख्स भी हो सकता है और वो अपने भाई या बेटे या ज़ौजा के साथ मिलकर 2 अशखास की एक दरख्वास्त भी दायर कर सकता है। बी, रिहायशी साख्त के खाली प्लॉट और उस पर तामीरात के लिए। सी, अगर पहले से किसी बैंक से इस तरह का कर्जा ले रखा है और वो इस कर्जे का बाकी हिस्सा किसी दूसरे बैंक में मुंतकिल करवाना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है, मगर 2 शराइत होंगी, जिसमें पहली शर्त कि कर्ज लिए हुए 1.5 साल या 18 माह से ज्यादा का वक्त गुजर चुका हो, और दूसरी शर्त कर्जे के मौजूदा मिकदार या मालियत में मजीद इजाफा नहीं मिलेगा। इसे हम आम अल्फाज में BTF भी कहते हैं, बैलेंस ट्रांसफर। जी, शमसी तवानाई या सूरज की रोशनी से बिजली की पैदावारी आलात की घरों पर तनसीब के लिए बैंक कर्जा देंगे जो कि ज्यादा से ज्यादा 10 साल के लिए होगा, और इसके लिए किसी भी किस्म की जमानत दी जा सकती है जो कि बैंकों को काबिल कबूल हो। इस तरह के कर्जों को बैंक अपने खातों में बतौर घरों की तज़ीन और आराइश और मुरम्मत के तौर पे क्लासिफाइड इंदराज करेंगे। कर्जे की मंजूरी की बुनियाद कस्टमर के कर्जा वापस करने की अहलियत और मतलूबा जायदाद की मालियत बमा प्लाट की कीमत खरीद और तामीरात की लागत दोनों को सामने रख कर की जाएगी। कर्जे को एक साथ में जारी किया जाएगा। सिर्फ खाली प्लाट की खरीदारी के लिए बैंकों को कर्जा देने से मना किया गया है। हाँ, अलबत्ता प्लाट के साथ अगर तामीरात भी शामिल हैं तो फिर उसकी इजाजत होगी। कर्जे की मंजूरी की बुनियाद कस्टमर के कर्जे वापस करने की अहलियत और मतलूबा जायदाद की मालियत जैसे कि प्लाट की कीमत खरीद और तामीरात की लागत दोनों को सामने रख कर की जाएगी, और कर्जों को एक साथ में जारी किया जाएगा किस्तों में। अब प्लाट को खरीदने के वक्त मंजूर शुदा कर्जे का ज्यादा से ज्यादा 50% हिस्सा 50% बतौर पहली किस्त जारी होगी, और जरूरी है कि इस पहली किस्त की मालियत किसी भी सूरत में प्लाट की उस वक्त की कीमत खरीद की या मार्केट की मालियत के हिसाब से 85% से ज्यादा नहीं हो, और बकिया कर्जे की रकम तामीरात के वक्त मजीद फिर किस्तों में जारी होंगी। इस सिलसिले में बैंक कस्टमर के साथ हकीकी तामीराती लागत के तखमीने की बुनियाद पर पहले से ही तय कर लेगा। अब अगर तयशुदा तामीराती तखमीना किसी भी वजह से दौरान तामीर गैर मुनासिब हो जाता है और घर की तकमील से काबिल कर्जे की रकम ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे में कस्टमर मज़ीद कर्जा लेने का अहल हो सकता है। अलबत्ता बैंकों को पाबंद किया गया है कि वो हर हाल में घर की मालियत और कर्जे की मालियत के दरमियान कम से कम तनासिब को बरकरार रखेंगे। मसलन ये कैसे? रहनशुदा जायदाद की कीमत इस वक्त की मालियत 10 लाख रुपए है, तो कर्जे की रकम किसी भी तरह 9 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी, और कस्टमर की कर्जा वापस करने की ज्यादा से ज्यादा अहलियत भी सामने रखनी होगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कर्जा 10 और 90 की तनासब से जारी होगा, यानी 10 रुपए कस्टमर के और 90 रुपए बैंक के, और जायदाद हुई 100 रुपए की।
अब आप इसको लाख में हिसाब लगा लीजिए। इसी तरह से वैल्यूएशन रिपोर्ट के मुताबिक अगर जायदाद की मालियत और कस्टमर के कर्जे वापस करने की अहलियत में गुंजाइश मौजूद है तो पहली दफा कर्जा जारी होने से 2 साल के बाद वो अपने घर के तज़ीनो आराइश और मुरम्मत के लिए मजीद कर्जा भी ले सकता है। और यही शर्त शमसी तवानाई या सोलर एनर्जी निज़ाम के खरीदारी और तनसीब के लिए मजीद कर्जा लेने पर भी लागू होगा। रेगुलेशन नंबर 3 यहाँ डेट बर्डन रेशो का बताया गया है। डेट का मतलब होता है कर्जा, बर्डन के मायने हैं बोझ या वजन, और रेशो मतलब तनासुब। अब कर्जे के बोझ का तनासुब हम इसे आसान अल्फाजों में यूं समझ लेते हैं कि अगर एक दरख्वास्त गुजार की मुलाजमत की तनख्वाह से माहाना आमदनी 80,000 रुपए और उसका कोई और ज़राए आमदनी भी नहीं, तो इसका 50% हिस्सा जो कि तकरीबन 40,000 रुपए बनता है वो अपने घर के अखराजात के लिए अलग कर ले, और बाकी 50% हिस्से से जिसमें तमाम तर दफ्तरी कटौतियों समेत दीगर कर्जों की किस्तों को भी शामिल करके मनहा कर ले। इसके बाद जो रकम बचेगी उसको देखा जाएगा कि इस नए कर्जे की माहाना किस्त के बराबर या ज्यादा है कि नहीं। अब अगर नए कर्जे की किस्त की मालियत ज्यादा है और बाकी रह जाने वाली रकम कम है तो ऐसी सूरत में कर्जे की मालियत को फिर कम करना होगा या फिर उसकी मुद्दत बढ़ानी होगी। इसी तरह अगर उसकी तनख्वाह के अलावा दीगर ज़राए से आमदनी भी होती है जिसका वो कुछ दस्तावेजी सबूत दे सकता है तो उसका तनासुब फिर मजीद बेहतर हो जाएगा और वो ज्यादा कर्जे का हकदार बन सकता है। अब अगर दरख्वास्त गुजार का तनासुब कर्जे की मालियत के हिसाब से मुनासिब नहीं बन रहा और उसकी अहलिया या वालिद की भी माहाना आमदनी का सबूत मौजूद है तो दोनों की आमदनी के इश्तराक से दरख्वास्त दी जा सकती है, जिसे यहाँ को बारोअर का नाम दिया गया है, जिसका सादा सा मतलब है 2 करीबी रिश्तेदार अफराद की मुश्तरका दरख्वास्त। इसका वाज़ेह मतलब यह है कि बैंक कस्टमर की कर्जा वापसी की मुस्तहकम सलाहियत पर निगाह रखेगा ताकि कर्जा अपनी मुद्दत में महफूज और यकीनी वापस हो सके। रेगुलेशन नंबर 4 कर्जे का जायदाद की मालियत से तनासुब 85% होगा, 85%। अगर मज़कूरा जायदाद की मालियत 10 लाख रुपए है तो बैंक ज्यादा से ज्यादा 8.5 लाख रुपए का कर्जा मंजूर कर सकता है। बकिया के 1,50,000 या 1.5 लाख रुपए कस्टमर ने अपने हिस्से से मिलाने होंगे। अब इस तरह से देखा जाए तो बैंक के कर्जे का तनासुब 85% और कस्टमर का हिस्सा 15% बनता है। जायदाद की मालियत जांचने के लिए पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन, जिसे हम पीबीए भी कहते हैं, उसके मंजूर शुदा किसी भी वैल्यूएटर से रिपोर्ट तलब की जा सकती है और जायदाद की मालियत सिर्फ उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर तय होगी। रेगुलेशन नंबर 5 इस कायदे में तामीराती सेक्टर में कर्जे की ज्यादा से ज्यादा हदबंदी को बयान किया गया है, जैसा कि कोई भी बैंक अपने तमाम तर कर्जों की मालियत के 10% से ज्यादा तामीराती सेक्टर में कर्जे की शक्ल में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अब इस सिलसिले में तामीराती सेक्टर की भी वजाहत कर दी गई है, जिसमें पहले दर्जे पर रखा गया है गैर तजारती बुनियादों पर इनफरादी या खानदान के दूसरे अफराद के इश्तराक से घर के हसूल के लिए कर्जे, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे। दूसरे दर्जे पर खालिस तजारती मकासद के लिए बिल्डर्स, डेवलपर्स, ठेकेदार, प्रॉपर्टी डीलर और ऐसे दूसरे कारोबारी अफराद या इदारे जो कि कमर्शियल बुनियादों पर प्लाजा या होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, सनती तामीरात या गोदाम या किसी भी तरह के बड़ा मेगा प्रोजेक्ट्स या उनसे मुंसलिक किसी मंसूबे की तामीर के लिए कर्जा हासिल करना चाहते हैं। यहाँ कम से कम 10% की इक्विटी की शर्त को लागू करने के लिए रियल एस्टेट के कैश फ्लो को सामने रखा जाएगा, जिसकी बुनियाद पर कर्जे की वापसी और डिफॉल्ट की सूरत हाल देखी जाएगी। अब इस कैश फ्लो को कैसे देखें हम,
थोड़ी सी वजाहत करने की कोशिश करते हैं। फर्ज कर लीजिए एक बिल्डर जमीन हासिल करने के बाद तमाम मतलूबा दस्तावेजात हासिल करके उस पर तामीराती मंसूबे की शुरुआत करता है और आवाम से इस मंसूबे में इन्वेस्टमेंट या खरीदारी के लिए इश्तिहार देता है, जिसकी बुनियाद पर आवाम इस तामीराती मंसूबे में बुकिंग करवाते हैं और अपनी रकूमात बतौर किस्तें या एक साथ जमा करवाना शुरू कर देते हैं। रकूमात की इस आमद को कहते हैं कैश फ्लो और आवाम के खरीदारी के रुझान को देखते हुए इसकी कामयाबी और कर्जे की वापसी या रिकवरी का तनासब तय किया जाता है। अब यहां इस बात की भी निशानदही कर दी गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंस, जिसके बारे में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पहले ही रहनुमा हिदायत जारी कर चुका है, उसकी हदबंदी इसमें शामिल नहीं है। हम यहाँ दोस्तों थोड़ी सी समझने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दें। इनसे मुराद होता है सड़कों की तामीर या सेवरेज या वाटर सप्लाई की स्कीमें, बिजली या पुलों की तामीराती मंसूबे या रेलवे या इस किस्म के दूसरे काम, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। इसी तरह से हुकूमती सतह पर कम आमदनी के हवाले से कम मालियत के घरों के तामीराती मंसूबे में अगर कोई बैंक सरमायाकारी करता है या कर्जा जारी करता है तो ये कम से कम 10% की हद की शर्त भी वहां लागू नहीं होगी। यहाँ हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन या इस जैसे दीगर इदारों के लिए भी जिनका कारोबार ही यही है, उनके लिए भी इस किस्म की शराइत नहीं है। रेगुलेशन नंबर 6, कर्जे की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत वापसी 25 साल मुकर्रर की गई है, जिसकी बैंक अपनी पॉलिसी में मंजूरी लेंगे। यह ज्यादा से ज्यादा की बात की गई है, इसका मतलब यह है कि कम से कम की मुद्दत कोई मुकर्रर नहीं। ये कम से कम मुद्दत 1 साल भी हो सकती है और 25 साल से कम कोई भी मुद्दत जो कस्टमर के लिए मुनासिब हो। अब यहाँ किसी मरने पर किसी कर्जे का रिस्ट्रक्चरिंग, तंजीम नौ या रीशेड्यूल करना पड़ जाए तो फिर ये याद रखने की बात है कि कर्जे की वापसी की हद 25 साल से ज्यादा नहीं होगी। रेगुलेशन नंबर 7, अब जैसे कि पहले भी जिक्र हो चुका है कि जायदाद या प्रॉपर्टी के मौजूदा मालियत के तखमीने के लिए पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के पैनल पर मौजूद किसी भी वैल्यूएटर से वैल्यूएशन करवाई जा सकती है। बस एक जरूरी बात याद रखने की है कि कर्जे की मालियत 1 करोड़ या 10 मिलियन रुपए के मिसावी या इससे ज्यादा होगी तो फिर 2 मुख्तलिफ वैल्यूएटर से मालियत का तखमीना लगवाना होगा, 2 रिपोर्टें हासिल करनी होंगी और फिर इन दोनों रिपोर्टों में जो भी मालियत कम से कम हो आएगी वही काबिल कबूल समझी जाएगी। इसी तरह अगर कर्जे की मालियत 30 लाख रुपए या 3 मिलियन से कम होगी तो उस जायदाद की मालियत का तखमीना या उसकी वैल्यूएशन बैंक अपने नुमाइंदे की मार्फत खुद भी कर सकता है, मगर ये उसके लिए जरूरी नहीं है। बैंक वैल्यूएशन रिपोर्ट्स को इंतहाई गहराई से तशखीसी मुतालिया करेंगे, जो कि जायदाद से मुतल्लिक एक मुफस्सल और मालूमाती रिपोर्ट होती है, अच्छी तरह से देखेंगे। रेगुलेशन नंबर 8, घर या प्लाट जिस पर तामीर करना मकसूद है, ऐसी तमाम जायदाद बैंक के पास रहन रखनी होंगे, मॉर्टगेज, और उनके लिए इक्विटेबल मॉर्टगेज या रजिस्टर्ड मॉर्टगेज जो भी मुवाफिक हो वही लिया जाएगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो इसी मॉर्टगेज के हवाले से होगी, जिसमें हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के कानून नंबर 58 की तशरीहात और मिसालों से समझेंगे ये मॉर्टगेज क्या होता है, कितनी किस्मों का होता है और ये कैसे किया जाता है, इसकी वापसी कैसे होती है। आगे देखते हैं रेगुलेशन नंबर 9। इस रेगुलेशन में जनरल रिजर्वेशन या मुख्तस करने की बात की गई है। टोटल या तमाम हाउसिंग फाइनेंस में से क्लासिफाइड फाइनेंस गैर फाल कर्जों की निस्बत को एक हिस्से में खास तौर पर रखा गया है और रेगुलर या फाल हाउसिंग फाइनेंस में से कुछ हिस्सा इसमें से मुख्तस किया गया है, जिसे हम दूसरे हिस्से में देखते हैं। इसका मतलब ये है कि बैंकों से कहा जाता है कि मुस्तकबिल में अगर
कर्जे या उसका कुछ हिस्सा गैर फाल हो जाएं, क्लासिफाइड हो जाएं, तो उसकी तैयारी फिर अभी से कर लेनी चाहिए। इस मकसद के लिए एक तरीकाकार वाज़ेह किया गया है कि अगर तमाम कर्जों में से गैर फाल क्लासिफाइड कर्जों का हुजूम 5% से कम है, तो हम उसे फाल कर्जों में से आधे फीसद के बराबर अपने पास जनरल रिजर्वेशन में रख लेंगे। इसी तरह 10% से कमती पर 1% के मुसाफी और 10% से ज्यादा पर टोटल कर्जों के हुजम के 1.5% के मुसाफी जनरल रिजर्वेशन करनी होगी। रेगुलेशन नंबर 10, ये ज़ाब्ता भी बैंकों से मुतालिक क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग के बारे में है और खालिस्तान ये बैंकों का अंदरूनी मामला है। ये रेगुलेशन बैंक के फाइनेंस या रेगुलेटरी से वाबस्ता अमले के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इसके 4 दर्जे हैं, जिसमें पहले दर्जे को हम OAEM कहते हैं। ये लफ्ज मुखफ़्फ़फ है, अदर एसेट स्पेशली मेंशन्ड। इस दर्जे में यह बताया गया है कि अगर किसी कर्जे का कोई एक किस्त भी जिसमें असल दर या मार्कअप दोनों शामिल हैं, उसकी अदायगी में देरी हो जाए और यहां तक कि 90 दिन गुजर जाएं और किस्त अदा ना हो सके, तो इस कर्जे को पहले दर्जे की क्लासिफिकेशन में डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही कस्टमर को डिफॉल्ट के नोटिस जारी किए जाएंगे। ये नोटिस कस्टमर और उसके जामिनों और मुहैया करदा तमाम एड्रेसों पर जारी होंगे और फिर जिनकी रसीदें बाकायदा संभाल कर रखी जाएंगी। अब नोटिस के जवाब में अगर कस्टमर रजू कर लेता है और अपनी अदायगियों की एक साथ को बाकायदा बना लेता है और इस बात की यकीनदानी भी करवा देता है कि आइंदा तमाम किस्तें वक्त पर अदा होती रहेंगी, तो फिर कर्जे की हैसियत पुरानी सतह पर वापस बहाल हो जाएगी। दूसरे दर्जे का उन्वान है गैर मेयारी, या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सब स्टैंडर्ड। इसकी वजाहत कुछ ऐसे है कि कर्जे की कोई भी किस्त अपनी तारीख अदायगी से लेट होकर देरी से 180 दिन या 6 माह या उससे ज्यादा गुजर जाए, तो यह कर्जा इस क्लासिफिकेशन में दाखिल हो जाएगा, इस दर्जे पर आ जाएगा। अब यहां बैंकों के लिए जरूरी होगा कि वो अपनी आमदनी में शुमार करदा मार्कअप की रकम को इनकम से निकालकर एक दूसरे याददाश्ती अकाउंट में मुंतकिल कर दें, सस्पेंस अकाउंट में। उसके साथ ही कर्जे की बकिया रह जाने वाली मालियत के 25% के मुसावी प्रोविजनिंग भी करनी होगी। इस प्रोविजनिंग का यह मतलब होता है कि बैंक अपनी आमदनी में से इतनी रकम अलहदा करके रख लेगा। अलबत्ता इसके साथ बैंक को यह जरूर इजाजत होगी कि रहनशुदा जायदाद की फौरी फरोख्त की मालियत के 75% हिस्से के पहले साल में सहूलत ले सकता है। इसे हम आम अल्फाज में कहते हैं फोर सेल वैल्यूड का बेनिफिट लेना। इसके बाद तीसरे दर्जे को मशकूक या डाउटफुल कहा जाता है, जिसमें 180 दिन के मियाद को बढ़कर 1 साल कर दी जाती है। मार्कअप को इनकम से निकालकर याददाश्ती अकाउंट में इसी तरह से डाला जाता है जैसे कि इससे पहले दर्जे में देख चुके हैं। अलबत्ता प्रोविजनिंग की मालियत बकिया कर्जे की मालियत का 50% के बराबर हो जाती है और जायदाद के फोर सेल वैल्यू के 75% के मुसावी बैंक बेनिफिट या सहूलत अब भी ले सकता है। इसके बाद आखिरी दर्जा, इसका उन्वान है नुकसान। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं लॉस। इसमें बस 2 तरह की तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, जिसमें कर्जे की बकिया रह जाने वाली तमाम मालियत के मुसावी प्रोविजनिंग करनी होती है, यानी कि 50% से बढ़ाकर 100%, जबकि किस्तों की गैर अदायगी के दिनों का शुमार 1 साल से बढ़कर 2 सालों पर मुहित हो जाता है। इसके अलावा मार्कअप का इनकम से वापसी और याददाश्ती या सस्पेंस अकाउंट में रखने का अमल वैसा ही होगा जैसा कि दर्जा नंबर 2 और 3 में हम इसे पहले देख चुके। इस रेगुलेशन में बैंकों को एक अच्छी सहूलत यह भी दी गई है कि जायदाद की मार्केट की मालियत के फोर सेट वैल्यू से फायदा ले सकते हैं। अब देखना है कि ये कैसे। दरअसल जब कोई कर्जा क्लासिफाइड या गैर फाल हो जाता है तो इसमें बैंक का तो कोई कसूर नहीं होता, जबकि बैंक ने तो मौजूदा कवानीन की पासदारी करते हुए और तमाम तर हिफाजती तदाबीर बरोकार लाते हुए कर्जा जारी किया था और इसका मकसद तो बिल्कुल वाज़ेह और साफ था, मगर फिर भी कर्जा दूसरे लफ्जों में खराब हो गया। अब जबकि मार्कअप को बैंक की आमदनी से जुदा किया गया है
तो इसका एक बुरा असर बैंक की कारकर्दगी पे पड़ता है। इससे एक कदम आगे फिर यह कि प्रोविजनिंग भी करनी पड़ गई। अब ना तो कर्जा वापस हुआ और ना ही मार्कअप मिला, बल्कि उल्टा दिया गया कर्जे के एक हिस्से के मुसाफी बैंक को मजीद अपनी आमदनी को घटाकर अलहदा करना पड़ गया। बैंक के लिए सब एक सदमे से कम नहीं। अब यहां स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक को एक सहूलत दी है, और वो ये कि अगर बैंक एक मखसूस मुद्दत में कोशिश करके इस कर्जे को या तो फाल बना ले या फिर इसकी वापसी का कोई हल निकाल ले, तो जब तक उसे इजाजत होगी कि वो इस कर्जे के एवज रहनशुदा जायदाद के मालियत के 75% हिस्से के मुसावी अपनी आमदनी में पहले 2 साल के लिए शामिल कर सकता है, ताकि वो इस सदमे की शिद्दत को कम कर सके। इसी तरह अगर बैंक इस कर्जे की वापसी में नाकाम रहा तो तीसरे और चौथे साल में यह सहूलत कम होकर 50% रह जाएगी, और फिर दोस्तों 5वें और आखिरी साल के लिए सहूलत मजीद कम होकर 30% हो जाएगी, और उसके बाद कर्जे को मुकम्मल तौर पे डूबा हुआ ख्याल किया जाएगा, और ये डूबा हुआ कर्जा बैंक की मलकियत समझा जाएगा और वही इसका जिम्मेदार होगा। लिहाजा बैंकों को राग़िब करने के वास्ते वो ऐसे गैर फाल कर्जों को खास तवज्जो दें और उन पर मेहनत करें, ताकि बर वक्त बैंक इस मुसीबत से छुटकारा पा सके, और ये सहूलत भी इसीलिए दी गई। अब इस रेगुलेशन में इस बात पर सख्ती का इशारा दिया गया है कि बैंक इस सहूलत से हासिल शुदा आमदनी को अपने हिस्सेस याफ्तान में या शेयर होल्डर्स में मुनाफे की सूरत में हरगिज नहीं बांटेंगे। इस तरह बैंक में कर्जा जारी करने वाले शोबे के सरबराह को मुतनब्बे करते हुए कहा गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जायदाद की मालियत जांचने या उसका तखमीना लगाने का निज़ाम शफाफ और रिपोर्टें बिल्कुल दुरुस्त हो। अगर किसी बैंक ने इस सहूलत से गैर मुनासिब मफाद हासिल किया, फायदा लिया, और स्टेट बैंक के ऑडिटर ने दौरान मुआयना उनका गिरफ्त कर लिया, तो फिर ना सिर्फ ये सहूलत वापस ले ली जाएगी, बल्कि बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 के तहत बैंक के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें जुर्माने की सजा भी फिर हो सकती है। इसके बाद आखिरी रेगुलेशन नंबर 11 और इसका ए, बैंक गैर फाल कर्जों की रीशेड्यूल या तंजीम नौ से मुतालिक अपनी पॉलिसी तरतीब देंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उसकी मंजूरी लेंगे। बी, तंजीम नौ और रीशेड्यूलिंग का अमल कर्जे की क्लासिफिकेशन या उसकी प्रोविजनिंग रोकने या तब्दील करने के लिए हरगिज इस्तेमाल नहीं होगी। इस सिलसिले में बैंक को यह यकीनी बनाना होगा कि किसी भी कस्टमर के कर्जे की रिस्ट्रक्चरिंग या तंजीम नौ या रीशेड्यूलिंग 2 साल में सिर्फ एक दफा ही हो सकेगी। सी, तंजीम नौ या रीशेड्यूलिंग में कर्जे की मुद्दत अदायगी में ज्यादा से ज्यादा 2 सालों का इजाफा मुमकिन है, मगर 25 साल की आखिरी हद बहरहाल अपनी जगह कायम है, वो नहीं टूटेगी। डी, तंजीम नौ या रीशेड्यूलिंग में कस्टमर के कर्जा वापसी की कम से कम सलाहियत, जो कि उसकी आमदनी का 50% होना जरूरी था, जो हम पहले देख चुके हैं, अब यहां इसमें थोड़ी सी गुंजाइश दी गई है और इस 50% में भी थोड़ी कमी कर दी गई है। मगर इसके बाद अगर कस्टमर ने फिर कोई नया घर का कर्जा लेने की दरख्वास्त दी या इसमें इजाफी की दरख्वास्त दी, तो फिर यह शर्त वापस बहाल हो जाएगी। इससे आगे तंजीम नौ या रीशेड्यूलिंग से कर्जे की क्लासिफिकेशन की दर्जा बंदी उस वक्त तक तब्दील नहीं होगी जब तक कि कर्जे की मजमूई मालियत के 10% के मुसावी या 6 किस्तें और इनमें से जो भी ज्यादा बनती हो उसकी अदायगी नहीं कर देता। इसी तरह जब कस्टमर 10% या 6 किस्तें या उनमें से जो भी ज्यादा हो उसकी अदायगी कर देता है, तो फिर बैंक को यह हक हासिल हो जाता है कि वो प्रोविजनिंग की मालियत को वापस अपनी आमदनी में लौटा दे। और आखिर में तंजीम नौ या रीशेड्यूलिंग के कुछ अरसे बाद कस्टमर एक दफा दोबारा अपने मुआहदे से फिर मुकर जाता है या डिफॉल्ट हो जाता है और इसमें 6 माह या 180 दिन गुजर जाते हैं, तो कर्जा फिर से क्लासिफाइड करना होगा और अब की बार उसकी दर्जा बंदी शुरू से नहीं होगी, बल्कि ये वहीं से आगे बढ़ेगी जहां से ये पहली दफा क्लासिफाइड हुआ था। तो दोस्तों, हाउसिंग फाइनेंस प्रूडेंशियल रेगुलेशन मुकम्मल तौर पे हमने देख लिए, समझ भी लिए। हम जानते हैं कि मुतल्लिका बैंक मुलाजिम के अलावा
एक आम शख्स के लिए इनको समझना निस्बतन कुछ मुश्किल होगा, मगर वो हमारी वीडियो बागौर और दोबारा से देखेगा तो यकीनन मामला समझ जाएगा, क्योंकि हमने इंतहाई आसान और सादा फहम करके 2 हिस्सों में पेश किया है। इसके बाद अगले मरहले में हम रहन या मॉर्टगेज की किस्में देखेंगे। ये रहन या मॉर्टगेज कैसे वजूद में आते हैं, कर्जे की वापसी के बाद कैसे वापस खत्म किए जाते हैं, इनमें अगर रद्दोबदल करना मकसूद हो तो वह कैसे मुमकिन है, रहन और गिरवी में क्या फर्क है, क्या जमीन के साथ पेड़ या दरख्त भी रहन होते हैं, मॉर्टगेज होते हैं, और इसके अलावा बहुत कुछ। अब अगर आपको हमारी मेहनत और कोशिश पसंद आए तो फिर लाइक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह इन सब का आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगली वीडियो जो कि मॉर्टगेज के हवाले से होगी। फिर जब तक इजाज़त, अल्लाह।